नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सोनिया गांधी की अगुवाई में 14 दलों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से की भूमि बिल में दखल की मांग, मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी कोटे के तहत जाट आरक्षण खत्म, सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका। वित्त मंत्री ने राज्यों से भेदभाव को किया खारिज, गरीबी मिटाने के लिए विदेशी निवेश को बताया जरूरी, लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित। प्रधानमंत्री मोदी ने नन रेप और चर्च तोड़ने की घटना पर जताई चिंता, राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट, हिसार चर्च मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। और आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक, प्रशांत और योगेंद्र पर हो सकता है फैसला, मतभेद सुलझाने में जुटी पार्टी। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज एकजुट विपक्ष ने आज संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में 14 दलों के नेताओं ने शाम को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और इसे किसान विरोधी बताते हुए इसमें दखल की मांग की। 2013 में पारित हुए भूमि अधिग्रहण कानून में बदलावों से नाराज विपक्षी दलों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में वाम दल, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी सहित 14 दलों के नेताओं ने संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च किया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपा। We have come to the president to request him to intervene to protect the interests of our farmers and to impress upon the Modi government not to go ahead with the amendments in the Rajya Sabha. हम सब लोग 69% लोग जो हैं वो आज सब तरह से बिखरे हुए थे, एक होकर के आए हुए हैं। ये लड़ाई आज तो एक तरह से ये लड़ाई का आगाज है। अब ये लड़ाई हम लोग गांव, देहात, बाजार, नौजवानों में सब जगह फैलाएंगे। The Parliament legislates this amended version of the land acquisition bill. He should not put his signature to it and convert that into law. This is against both the spirit of the Parliament as passed in the last law. He should not sign an ordinance when it is brought next. He had earlier also expressed his reservation about signing an ordinance. This time he should. We hope that he will walk the talk. इससे पहले विपक्ष के विरोध के चलते ही सरकार ने अपनी ओर से 9 संशोधनों के साथ इस बिल को लोकसभा से पारित कराया था, लेकिन संख्या बल में कमी की वजह से राज्यसभा में स्थिति सरकार के अनुकूल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जमीन अधिग्रहण में किसानों की सहमति और सामाजिक प्रभाव के आकलन की अनिवार्यता को फिर से शामिल किया जाए। राज्यसभा में इसी सत्र में इस विधेयक के पेश होने की उम्मीद है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी। नीरजा, स्वागत है आपका। लेकिन नीरजा से पहले इस वक्त चलेंगे सीधे अपने सहयोगी संवाददाता श्याम सुंदर का, जो इस मार्च पर मौजूद थे, नजर रखे हुए दिन भर संसद के अंदर और राष्ट्रपति भवन तक जो मार्च हुआ उसको भी बहुत करीब से देख रहे थे। श्याम, क्या ये कहा जाए कि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जब पूरा विपक्ष किसी एक बिल को लेकर, एक कानून को लेकर इतना ज्यादा एकजुट नजर आ रहा है और इस एकजुटता ने सरकार के लिए अब राज्यसभा में मुश्किलें बढ़ा दी हैं? बिल्कुल, सिर्फ राज्यसभा में नहीं कविंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह का स्पष्ट बहुमत मोदी सरकार को लोकसभा में हासिल है, वहां पर किसी भी बिल को पास कराने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लैंड एक्विजिशन बिल के ऊपर बहस हुई तो हमने ये देखा कि तमाम जो विपक्षी दल हैं, वो ज्यादातर विपक्षी दल वो एक नजर आए और बार बार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि लैंड एक्विजिशन बिल में अमेंडमेंट प्रस्तावित करके नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को दे दिया है जिस पर वो अपने ज्यादातर डिफरेंसेस को भुलाकर एक साथ आकर खड़े हो सकते हैं। और आज जिस तरीके से 14 पार्टियों के 100 से ज्यादा सांसद गांधी प्रतिमा जो संसद के परिसर में, वहां से उन्होंने राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च किया, उससे वो एक जो माहौल एक तरह से जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह का बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला लोकसभा चुनाव में, उसके बाद शायद ये पहला मौका है
जब विपक्ष भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं है, संसद के बाहर भी अगर आप देखें कि कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया जंतर मंतर के ऊपर किसानों के मुद्दों को लेकर, इस तरह के प्रदर्शन पिछले बहुत सालों में कांग्रेस ने शायद नहीं किए थे। तो कुल मिलाकर वामपंथी पार्टियों से लेकर तृणमूल कांग्रेस जो धुर विरोधी हैं, हर मुद्दे पर अलग राय रखते हैं, लेकिन ये सब एक साथ नजर आए तो निश्चित तौर पर एक तरह का ग्लू अपोजिशन पार्टी को मिला है। और खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर वो लीड लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बाकी जो इंश्योरेंस बिल या जो दूसरे मुद्दे हैं, उस पर विपक्ष का एक होना उस तरह से संभव नहीं है। और सरकार के लिए यह मुश्किल है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, जितना आंदोलन चलाएगा, उसके लिए यह खतरा है कि उसको किसान विरोधी या गरीब विरोधी के तौर पर ना देखा जाए। आज जब बजट पर हुई बहस का रिप्लाई अरुण जेटली दे रहे थे, तो उस बात पर उन्होंने बार बार जोर दिया और बार बार उनकी तरफ से यह सफाई भी आई। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट का। जैसा कि श्याम ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पर सफाई भी दी है और भूमि बिल पर विपक्षी दलों के रुख को विकास के रास्ते में बाधा करार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है, संशोधनों के साथ लाए गए इस विधेयक से किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। कानून में ही लिखा है कि जो राज्य इसको लागू करना चाहते हैं वो लागू करें, जो नहीं लागू करना चाहते हैं वो ना करें। तो जो लागू करना चाहते हैं, जो राज्य आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने का इनको कोई अधिकार नहीं है। नीरजा, विपक्ष का रुख आपने देखा, सरकार की सफाई भी आपने देखी। पहला सवाल तो ये है कि जिस तरीके से इस बिल को लेकर मैं कहूं कि एक अटैचमेंट, एक जुड़ाव दिख रहा है तमाम दलों का, और यही शायद वजह है कि वो एकजुटता में सामने आया है। किस तरीके से सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं इस बिल को लेकर? देखिए, मुझे लगता है और ये इसका आभास भी हो रहा है कि ये बिल राज्यसभा में इस सेशन में नहीं ला पाएगी सरकार। और आज इसकी चर्चा हो रही थी संसद में, और हो सकता है नेक्स्ट सेशन में, मॉनसून सेशन में कोशिश करें। बाकी सब बिल्स पे सरकार ने ऑपोजिशन रैंक्स को तोड़ लिया। इंश्योरेंस बिल पे कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, एनसीपी ने दे दिया, बीजेडी ने दे दिया, अन्ना डीएमके ने दे दिया, और बाकी लोग इनसे अलग थलग हो गए। पहले सब एक साथ थे, नजर आ रहे थे। और दूसरे जो बिल है माइंस एंड मिनरल वाले और कोल वाले, वो सिलेक्ट कमेटी को भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कहा जा रहा है होंगी, और वो भी शायद पारित हो जाएगा अपर हाउस से। लेकिन जो लैंड का मसला है ना, वो एक बहुत इमोटिव, बहुत भावुक है, जिससे बहुत लोग जुड़े हुए, किसान जुड़ा हुआ है। तो पार्टियों के लिए उसको अलग थलग कर देना और उसका समर्थन करना, चाहे वॉकआउट करके, एब्सटेन करके, कोई भी चीज यूज करके, वो पार्टियों के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है, खतरनाक है, क्योंकि किसान हर एक पार्टी का समर्थक है। दूसरी जो सिग्निफिकेंट चीज आज हुई है, वो है ऑपोजिशन का एकजुट होके 14 पार्टियों को, हालांकि उसमें बसपा, बीजेडी और अन्ना डीएमके नहीं थे, लेकिन इनका एकजुट होके सड़कों पे उतरना एक मुद्दे को लेके, और खासकर कांग्रेस का, ये कांग्रेस की अगुवाई में हो रहा है, सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो लीड कर रही हैं। हो सकता है आगे जाके वो ऑपोजिशन यूनिटी के सूत्रधार बने और ये रोल अदा करें। इसका भी एक संकेत सा मिला आज। लेकिन कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम चीज है, अभी तक सालों से वो ड्राइंग रूम की पार्टी बन गई थी, सड़कों की राजनीति से दूर थी, बहुत दूर थी। आज पहला बहुत टेंटेटिव कदम दिखा कांग्रेस द्वारा भी, हालांकि उनको ग्राउंड लेवल पे मोबिलाइज करना पड़ेगा। ये चीज है जो कांग्रेस भूल गई है। तो एक नई शुरुआत दिखी, कहाँ जाके ये करेगी, क्या शेप लेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्या ये विपक्ष की एकता का ही असर था कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को कहना पड़ा कि राज्य बाध्यकारी नहीं है, उन पर ये फोर्स नहीं है कि उसको लागू करें, जो राज्य चाहे उसे लागू कर सकते हैं और जो नहीं चाहे वो नहीं। वो उनका एक मुद्दा है कि कुछ तो 9 अमेंडमेंट्स ले आए लोकसभा वाले बिल में जो पारित हुआ, और उसके बाद ये भी कहना कि अगर स्टेट्स को आपत्ति है इससे, जो कि जहां और पार्टियां रूल कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है उन पे थोपा नहीं जाएगा, वो नहीं करे, पर औरों को बाध्य नहीं करे। एक स्टैंड है, एक फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई है। लेकिन ऑपोजिशन के हाथ तो एक बहुत ही, जैसे मैंने कहा, इमोटिव मजबूत मुद्दा है। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। और एक और चीज हुई है आज, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाटों का आरक्षण ओबीसी
कैंसिल किया गया है। अब आगे सरकार क्या करती है वो देखने लायक चीज होगी, लेकिन जाट भी अधिकतर किसान हैं, तो क्या उनकी आवाज भी ये फार्मर किसानों की मूवमेंट में जुड़ जाएगी और सरकार के लिए क्या ये एक प्रॉब्लम आगे जाके कर सकती है? तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में हमने देखा है कि एक के बाद एक मुद्दा या तो कांग्रेस के हाथ में आ रहा है या ऑपोजिशन के साथ में हाथ में आ रहा है। अब ये देखना है कि क्या ऑपोजिशन की यूनिटी बरकरार रहेगी या रूलिंग ग्रुप जो है वो उसको तोड़ पाएगा। अब सवाल ये नीरजा कि इसमें सरकार के पास विकल्प क्या, क्योंकि आज संसद में अलग अलग तरह की चर्चाएं थी कि 20 तारीख को सत्र को खत्म करके और अगली बार फिर नया एक लाया जाए, क्योंकि सत्र चल रहा है और ऐसे में दोबारा अध्यादेश नहीं लाया जा सकता अगर सरकार इसको कंटिन्यू करना चाहती है। किस तरह के विकल्पों पर सरकार इस वक्त बढ़ सकती है या फिर क्या उसके पास विकल्प हैं? देखिए, उस पे बात हो रही है कि क्या ये हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है बजट सेशन में, और ऐसा लगा नहीं कि सरकार वो रवैया लेगी। मुझे लगता है सरकार वही करेगी वो कि ऑपोजिशन के रैंक्स में डिवीजन लाए, विभाजित करे, और कहीं ना कहीं शायद वेट करेगी अगले सेशन का, जहां तक लैंड बिल का सवाल है, ऐसा लगा आज संसद में। और क्या जो 3 बड़े मुद्दे हैं पक्ष के इस पूरे बिल को लेकर, क्या उस पर कहीं कोई पुनर्विचार की बात सरकार कर सकती है? क्योंकि बार बार कुछ सांसद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बात करने को तैयार हैं, सरकार बात करने को तैयार है, तो क्या इस एकजुटता के बाद कहीं वो संशोधन शामिल कर सकती है सरकार? देखिए, वो देखने लायक चीज होगी। हालांकि अरुण जेटली जब लंदन में थे तो वो इंडस्ट्री के लोगों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चेंज नहीं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया था कि चेंज की उनकी वो नहीं है सोच। अगर ये होता है तो फिर वापस जाएगा लोकसभा में और फिर पूरा उसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। दोबारा ऑर्डिनेंस लाएंगे तो प्रेसिडेंट का क्या रुख रहेगा? आज ऑपोजिशन प्रेसिडेंट के पास गए हैं, उनकी इंटरवेंशन मांगी है और प्रेसिडेंट ने तो अपनी रिजर्वेशन बहुत स्पष्ट शब्दों में जाहिर की थी। तो इतना आसान नहीं रहेगा। मुझे लगता है शायद ये कैरी ओवर करेगा अगले सेशन, मानसून सेशन तक, जब तक सरकार अपनी नई रणनीति बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध, सरोकार या सिर्फ राजनीति? देखिए देश देशांतर, सरोकार और राजनीति, आज रात 8:30 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को ओबीसी कोटे के तहत मिले आरक्षण की व्यवस्था आज रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या फिर शैक्षणिक। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के लिए दशकों पुराने आंकड़ों को भरोसेमंद नहीं माना। सरकार समेत विभिन्न दलों ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाट जैसी संगठित जाति को ओबीसी में शामिल करना गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन का निर्धारण सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो सकता। फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जाटों को आरक्षण नहीं देने की सिफारिश थी। किसी भी जाति से कंपैरिजन करके कोई जाति बैकवर्ड नहीं हो सकती, मात्र जाति बेस पे कोई बैकवर्ड नहीं हो सकता। देयर हैज टू बी ए ग्रुप भी बैकवर्ड हो सकता है कोई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉलिटिकल मोबिलाइज करने वाले किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को ऑन बेसिस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आप ओबीसी नहीं डिक्लेयर कर सकते। एंड सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही कि बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा जो एक वो है ग्राउंड, वो है सोशल बैकवर्डनेस। अदालत ने कहा कि वास्तव में पिछड़े तबकों को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसके लिए ट्रांसजेंडर जैसे नए समूह का उदाहरण भी दिया। राजनीतिक रूप से इस संवेदनशील फैसले के बाद अब केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न दल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कह रहे हैं। आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। इसमें अध्ययन करके जजमेंट का आगे क्या रास्ता लें जिससे कि जाट समुदाय के लोगों को फायदा ले, इस मामले में हम काम करेंगे। हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन बड़े आंदोलन के बाद जाटों को ये अधिकार मिला था
और सब किसान जातियों को भी अधिकार मिला हुआ है, वो भी जाति के आधार पर ही मिला है। तो हम एक रिव्यू पेटिशन करेंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 9 राज्यों दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इस फैसले के तहत नौकरी और उच्च शिक्षा में जाट समुदाय को 27% ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिला था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। उधर हरियाणा पुलिस ने हिसार में चर्च में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भी बुजुर्ग नन से गैंगरेप के मामले में उधर 3 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों घटनाओं पर तुरंत रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल के नादिया और हरियाणा के हिसार जिले की घटना से लोग गुस्से में हैं। नादिया जिला 71 साल की नन से बलात्कार के विरोध में मंगलवार को बंद रहा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उसने राज्य के बाहर भी टीमें भेजी हैं। सारा जीवन भर जो आदमी देश के लिए सेवा में भर्ती हुआ, वो आदमी का 71 बछर वृद्धा में वृद्धा के ऊपर जो हमला किया, उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ। आप उधर हरियाणा पुलिस ने हिसार के एक गांव में बन रहे चर्च में तोड़फोड़ के मुख्य आरोपी अनिल गोदारा को गिरफ्तार कर लिया है। पादरी की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों वारदातों पर गहरी चिंता जताई है। पीएमओ ने ट्वीट करके बताया कि दोनों घटनाओं में हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा में भी इन दोनों घटनाओं पर चिंता जताई गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगले साल तक देश की विकास दर 8% पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि काले धन के खिलाफ संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों के जरिए देश के हर तबके का विकास करना चाहती है। वित्त मंत्री ने विपक्ष से आर्थिक सुधारों पर सरकार का साथ देने और आलोचना से बचने की अपील की। To grow by 7.4%. Next year it should be 8% plus. Our CAD, which till 2 years ago was 4.7%, has come down to below 2. Now it's 1.3. वित्त मंत्री ने नए क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोलने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देने के लिए ये जरूरी है। You need to increase manufacturing. Investment will lead to jobs. Investment must also lead to profitability. It's only then that you will get taxes. It's that money which will create jobs. It is that money which will help us to create infrastructure. It is that money which will help us to plow into the social sector. इससे पहले विपक्षी दलों ने किसान, गरीब और पिछड़े तबके से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। But in the real India is living in villages. Yes. Therefore, I request the government to kindly enhance the allocation for rural development, agriculture, education and social sector. It talks about federalism and acts to centralize. It speaks of humility and behaves arrogantly. Our commitment to farmers runs deep, the finance minister claimed in his budget speech. It runs so deep that the government has railroaded the land acquisition bill through the Lok Sabha. A state like Orissa, which is rich, which is paying so much money to the railways, to the central government, and the rest of the eastern part of India, which has suffered because of the freight rationalization thing with which we were burdened for too long, we deserve to be getting a better deal. वित्त मंत्री के जवाब के बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र पर आंध्र प्रदेश के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2015 पर बहस हुई। सरकार ने कहा कि यूपीए के जमाने में आंध्र से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा।
लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बहस की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष ने की। उन्होंने कहा कि बंटवारे के वक्त आंध्र प्रदेश की आर्थिक जरूरत पूरा करने का प्रबंध किया गया था, लेकिन एनडीए सरकार ये वादे पूरे नहीं कर रही है। The state of Andhra Pradesh is presently facing a huge revenue deficit, which is adversely impacting it and its people. सोनिया गांधी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 पत्र भी लिखे। उनका आरोप था कि वित्त आयोग ने भी राज्य के साथ नाइंसाफी की है। To make matter worse, the recommendation of the 14th Finance Commission have not done full justice to the needs of the state. बहस में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं होगा। The help of the revenue deficit, certain amount of money has been given by the 14th Finance Commission. I am happy that the Congress President has said that that amount is not sufficient and Andhra Pradesh is not getting justice. But we have to read in the full context of a Finance Commission making a recommendation and the central government accepting it in toto. पिछले साल आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। बंटवारे से आंध्र प्रदेश को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में आज 3 नए सदस्यों ने शपथ ली, जिनमें कांग्रेस के राज बब्बर, बीजेपी के अमर शंकर साबले और तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन शामिल हैं। राज बब्बर उत्तराखंड से और अमर शंकर साबले महाराष्ट्र से निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचे हैं, वहीं डोला सेन पश्चिम बंगाल से निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंची हैं। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नए सदस्यों का स्वागत किया। कोल आवंटन मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एनसीपी ने कानूनी मदद देने की पेशकश की है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अगुवाई में पार्टी के बड़े नेताओं ने आज पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पवार ने कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। गौरतलब है कि पिछली यूपीए सरकार में एनसीपी एक अहम घटक थी। पवार समेत पार्टी के कई नेता यूपीए सरकार के अहम मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। We have legal department also. We have suggested if Dr. Saab wants any help, we'll be happy to associate with his team, which is going to fight in the higher court. Whole country is fully aware about the honesty and integrity of Dr. Manmohan Singh. आम आदमी पार्टी में सुलह के प्रयास तेज हो गए हैं। आज देर शाम पार्टी की पीएसी की अहम बैठक हो रही, जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। पीएसी से हटाए जाने के बाद प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का रुख भी अब नरम पड़ा है। आम आदमी पार्टी भीतरी मतभेदों को जल्द निपटाना चाहती है। इस मसले पर आज कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल के घर पर पीएसी की बैठक हो रही है। इसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। अरविंद केजरीवाल के कहने पर संजय सिंह, आशुतोष, कुमार विश्वास और आशीष खेतान सोमवार देर रात योगेंद्र यादव के घर पहुंचे और उनसे बात की। प्रशांत भूषण ने भी केजरीवाल को मैसेज कर मिलने का समय मांगा। पूरी कवायद का एक तरीके से स्वागत होना चाहिए और जो अपेक्षाएं लोगों की हैं उसकी हम लोगों में आपस का गतिरोध खत्म हो, बातचीत शुरू हो, तो वो शुरुआत एक हुई। पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद योगेंद्र यादव ने भी विवाद सुलझने की उम्मीद जताई। बातचीत की शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है, बातचीत और आगे चलेगी और जब कुछ रिपोर्ट करने लायक होगा आपको जरूर बता। पार्टी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और स्ट्रिंग का दौर चलने से पार्टी की साख दांव पर लगी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपना घर मजबूत करना चाहते हैं। 28 मार्च को होने वाली राष्ट्रीय परिषद में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पार्टी में रहने को लेकर फैसला हो सकता है। अरविंद केजरीवाल अपनी बीमारी का इलाज करा दिल्ली आ गए और आते ही बीमार हो चली अपनी पार्टी के लिए भी दवा तलाशनी शुरू कर दी। हालांकि केजरीवाल को मर्ज भी पता है और इसका इलाज भी, बस देखना ये है कि इस दवा का असर कितने दिनों में होता है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कर्नाटक में आईएएस अधिकारी डीके रवि की मौत के विरोध में आज कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए।
35 साल के डी के रवि कल अपने बेंगलुरु के घर में मृत पाए गए थे। वो वाणिज्यिक कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात थे। इससे पहले कोलार जिले में उपायुक्त रहते हुए उन्होंने रेत और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा था। प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर कोलार जिले में ही देखा गया। उनकी छवि ईमानदार अधिकारी की तौर पर थी। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में ये मामला खुदकुशी का है। हालांकि शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है और वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। Prima facie, it looks according to the preliminary report of the police, it is suicide. That is what preliminary inquiry shows. And the investigation is going on. We do not know the cause of the death. कर्नाटक गवर्नमेंट में लॉ एंड ऑर्डर पूरा ठप हो गया है. It has fallen down. That's why I urge central government, I have urged in the Lok Sabha also, to have a CBI inquiry and state should give a nod for that. तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।